नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ माँ बोलो के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक होगा समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि दोनों एक साथ कैसे। देखिए, मैंने काफ़ी टीचिंग अनुभव में ये पाया है कि स्टूडेंट्स के सामने कई बार मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के सामने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 10th तक के जो मैथमेटिक्स रही है और आगे उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो उनके सामने एक दिक्कत आती है कि वो इनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए, और फॉर्मूले जो हम मिस करते हैं, कभी कौन सी जगह पर कौन एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। तो उस समस्या को दूर करते हुए और अपन इसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, यानी तुलनात्मक अध्ययन इसका अपन करेंगे, जो कि अपने लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल होगा और माइंड में स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो देखो, क्या है अपनी समानांतर श्रेणी जिसको अपने शॉर्ट में एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको अपन शॉर्ट में जीपी लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही जो हैं ये अपने कंपटीशन में दोनों से क्वेश्चन आते हैं। और साथ में पिछली जब मैंने नेचुरल नंबर के बारे में जो 2 क्लास डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जब हम सरलीकरण पढ़ेंगे उसके अंदर इनके जो यूज़ है वो ज़्यादा होंगे, और वहाँ पर भी इनके यूज़ है, इनके एपी और जीपी के यूज़ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो सरलीकरण से पहले मैं जितने भी चीज़ें उसमें काम में आने वाले हैं वो सारी मैं इसमें कवर करूँगा। उसके बाद में लास्ट में अपन सरलीकरण को पढ़ेंगे, और फिर ताकि सरलीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं हो। और उनमें सभी में ये चीज़ें आती है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं और वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि समानांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी नाम से पता चल रहा है श्रेणी है कोई, यानी संख्याओं की एक व्यवस्था है, लेकिन संख्याएं ऐसे नहीं लिखी जाएंगी, वो किसी न किसी एक निश्चित सीक्वेंस में होंगी, निश्चित क्रम में होंगी, या उसमें यूँ कह सकते हो कि संख्या जो है वो एक निश्चित अंतर से आएंगी या कहीं निश्चित अनुपात से आएंगी, या कई प्रकार से मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात समानांतर श्रेणी की करें तो ये एक ऐसी व्यवस्था होगी संख्याओं की जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में आएंगी और एक निश्चित अंतर के साथ में आएंगी। यानी यूँ कह सकते हो आप कि कहीं भी 2 संख्या आप श्रेणी की कहीं से भी 2 संख्या उठाओ, हर जगह पर अंतर आपको एक जैसा मिलेगा। यानी संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संख्या एक निश्चित अंतराल से आती हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, यानी एक साइड अपन एपी देखेंगे और दूसरी साइड अपन जीपी देखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक श्रेणी लिखी है, जैसे 1, 4, 7, 10 और इस प्रकार से आगे हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 और 4 में अंतर 3 का, 4 और 7 में 3 का, और फिर 7 और 10 में 3 का, यानी सभी जगह पर अंतर समान है। आगे भी और भी संख्या और आएंगे, उनमें भी अंतर क्या होगा, सभी जगह पर समान होगा। और बस यही जो इसी प्रकार की जो श्रेणी होंगी उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। यानी संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था या संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें संख्या एक निश्चित अंतर से आती हो, वो श्रेणी है वो क्या कहलाएगी, आपकी समानांतर श्रेणी कहलाएगी, जिसको अपन एपी से डिनोट करेंगे। शॉर्ट में अपन उसको एपी लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात जीपी की करें तो जीपी भी क्या है, संख्याओं की श्रेणी तो होगी, और इसमें संख्याएं जो है वो कैसे आएंगी, इसमें संख्याएं जो है वो आएंगी एक निश्चित अनुपात से। और अनुपात का मतलब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जैसे मान लीजिए 1, 2, 4, 8, 16, मैंने ये कोई एक श्रेणी लिखी है। अब देखो 1 का 2 गुणा 2 आ गया, 2 का 2 गुणा 4, यानी यूँ कह सकते हो आप कि आगे वाली संख्या जो है किसी से गुणा करने पर, एक निश्चित संख्या उससे गुणा करने पर ही आपको आगे संख्या मिल रही है। जैसे 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हुआ, यहाँ पर भी 2 से गुणा हुआ, यहाँ पर भी 2 से गुणा, सभी जगह पर 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यानी एक निश्चित संख्या से गुणा होकर के संख्या आ रही हैं, तो वो संख्या जो श्रेणी है वो क्या कहलाएगी, आपकी संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संख्या एक निश्चित अनुपात में आ रही हो, वो श्रेणी क्या कहलाएगी, आपकी जीपी कहलाएगी। अनुपात का मतलब ये हुआ कि आप कहीं से भी 2 का अनुपात निकाल लो, इन 2 का अनुपात, इन 2 का अनुपात, इन 2 का अनुपात, इन 2 का अनुपात, कहीं से भी 2 संख्या पकड़ लो, उनका जो अनुपात है वो हर जगह समान आएगा। जैसे 1 और 2 का अनुपात निकालें
तो 1:2 कह सकते हो, और 2 और 4 का निकालें 2:4 यानी कि 1:2, सब जगह देखो बराबर आ रहा है। 4:8 निकालें तो ये भी कितना होगा 1:2, यानी शॉर्ट में अगर लिखें तो 1:2 होगा। ठीक है, तो अनुपात सभी जगह पर आपको समान मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए अपनी कि एपी और जीपी होते क्या हैं। तो एपी का मतलब समझ में आ गया और जीपी का मतलब समझ में आ गया कि एपी क्या चीज़ है और जीपी क्या है। पहले तो इनकी डेफिनेशन क्लियर करनी है अपने को। तो एपी के अंदर तो क्या हुआ कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याएं एक निश्चित अंतर से आती हों और हर जगह पर आपको अंतर वो एक जैसा मिलेगा। जीपी क्या होगी, यानी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें संख्या एक निश्चित अनुपात से आती हो, हर जगह पर आपको अनुपात एक जैसा मिलेगा। अब देखो इसमें कुछ लेटर आएंगे, जब हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो वहाँ पर उन लेटर की जरूरत पड़ेगी। और वो लेटर क्या, देखो एक लेटर लिखा जाएगा स्मॉल ए, ये लिखेंगे अपन स्मॉल ए, बार बार लिखेंगे। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सभी अपने अलग अलग सिंबल दे देते हैं, लेकिन अपन ए से लिखेंगे। ठीक है, और ए से लिखेंगे तो ये होता है प्रथम पद, यानी जो भी आपकी एपी हो चाहे जीपी हो, उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ना उसको अपन ए से डिनोट करेंगे। पहला पद जो होगा उसको अपन ए से लिखेंगे। एक आएगा डी, जिसको अपन बोलेंगे सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एक एन आएगा, स्मॉल एन भी अपन लिखेंगे, वो होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 3 शब्द आपको मिलेंगे, यानी 3 वर्ड लेटर मिलेंगे, ए डी और एन। यहां पर भी आपको ए जो है वो तो सेम है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, चाहे जीपी हो और चाहे एपी हो, उसके लिए आपको ए लिखना है पहले पद के लिए, यानी ए आ गया इसका मतलब फर्स्ट टर्म है वो। ठीक है, इसमें डी नहीं आएगा क्योंकि सार्वअंतर का मतलब ये है कि कहीं से भी आप 2 पद उठाओ उनका अंतर देखें, कहीं से भी 2 टर्म ले लो, कहीं से 2 पद ले लो, उनका जो अंतर होगा वही अपना सार्वअंतर है। ठीक है, तो सार्वअंतर है उसको अपन डी से लिखेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस। और आर जो है उसको लिखेंगे अपन सार्व अनुपात, सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो अनुपात। ठीक है, स्मॉल आर से लिखेंगे। और एन वही है पदों की संख्या। ठीक है, एन यहां पर भी वही है पदों की संख्या। अब ये चीज क्लियर हो गई दोनों में। अब आता है अपन आगे कि डी कैसे निकालेंगे, डी जो वो कैसे निकालेंगे। ध्यान रहे डी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डी कैसे निकालना है। तो डी का अर्थ तो अपने को समझ में आ गया कि भी 2 पदों का अंतर होगा, कहीं से भी 2 पद उठा लो उनका अंतर निकाल लो। लेकिन ध्यान रखें डी जब भी निकालेंगे तो हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाला घटाएंगे, यानी दूसरे में से पहला घटाना है, और चाहे तीसरे में से दूसरा घटा लो, चाहे चौथे में से तीसरा घटा लो, यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। तो डी का ध्यान रखना, कभी उल्टा मत कर देना, ए से फर्स्ट में से सेकंड घटा दें या सेकंड में से थर्ड घटा दें, ऐसा नहीं, आगे वाले में से पीछे वाला। तो डी का मतलब ये होगा कि आपको दूसरे पद में से और फर्स्ट पद घटाना है, ये ध्यान रखें आप। डी जो है वो लिखते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। डी यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकलेगा कि सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। हो सकता है कि 5वें पद में से चौथा घटाना पड़े, हो सकता है 6वें में से 5वां घटाना पड़े, वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं भी 2 पद अगर आते हैं एपी के तो आपको दूसरे पद में यानी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देना है, आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपन आर लिखेंगे तो आर लिखने के लिए अपना होगा यानी आगे वाला जो टर्म है, चाहे वो तीसरा हो चाहे दूसरा हो, कौन सा भी हो, यहाँ मैं 8 लिख रहा हूँ, समझो सेकंड टर्म है, दूसरा पद है, दूसरे पद में अपन पहले पद का भाग देंगे तो आपको आर मिलेगा। तो आर और डी निकालना अपन ने सीख लिया। आर यानी सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, सार्वअंतर यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, और आर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे, ये आर निकल गया। ठीक है, आर और डी भी समझ में आ गया। ए अपने को पता ही है कि दोनों में सेम है, कोई भी श्रेणी होगी उसका पहला पद ए लिखा जाएगा, पहला पद है उसको अपन ए से लिखेंगे। और डी और आर अपन ने अच्छे से देख लिया। एन जो है वो क्या अपने पदों की संख्या है, पद अपने को क्वेश्चन में मिलेंगे 10 पद 15 पद 20 पद जो भी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो
दोनों के अंदर अपन कम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोनों का। देखो क्या इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखो मैंने लिखा 3, 10, 17, 24 और इस प्रकार से मैं आगे और लिख रहा हूं। ठीक है, आगे और भी पद हैं बहुत सारे। इसी प्रकार से मैंने एक श्रेणी यहां पर लिख दी। चलो ये तो एपी होगी, पता ही अपने को कि देखो यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, सभी जगह 7 का अंतर है। इसका मतलब ये एपी है, अंतर सभी जगह समान है तो वो एपी है। ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूं 2, 6, 18, 54 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भी इस एपी का, ये तो एपी होगी यानी ये एपी होगी अपनी, ये एक एपी है। ठीक है, ये एक एपी है और ये अपनी होगी एक जीपी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस एपी के अंदर और मुझे आप 10वां पद बताओ क्या आएगा। तो 10वां पद देखो, 10वां पद लिखेंगे तो देखो ये पहला होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा होगा। इस प्रकार से अपन साथ साथ जोड़ते जाएंगे 10 पद तक लिख लेंगे। ठीक है, 10वां पद आसान से अपने को मिल जाएगा। यानी आप पहला पद उसमें 7, देखो सभी जगह 7 का अंतर है ना, तो 7 जोड़ते जाओ, आगे वाले पद मिलते जाएंगे। तो 10वां पद देख लो कौन सा है वो। ठीक है ना, लेकिन 10वां तो निकल जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि 1000वां पद बताओ क्या होगा, तो 1000वां पद थोड़ा लिखेंगे अपन, तो 1000वां पद लिखने में तो समस्या आएगी। तो देखो वही स्थिति यहाँ पर बढ़ती है कि यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि 10वां पद लिखो, तो आप 10वां पद तो लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 10 पद तो लिख देंगे। लेकिन मैं अब अगर आपसे कहूँ कि इस जीपी का आप 1000वां पद बताओ क्या होगा, तो फिर मुश्किल हो गया। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 100वां पद, 1000वां पद, 200वां पद, कौन सा भी पद अगर आपसे पूछे, एपी हो चाहे जीपी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई जो पद निकालना है, यानी कह सकते हैं एनवां पद। ठीक है ना, एन का मान 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो एनवां पद निकालने के लिए निश्चित रूप से कोई कोई अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, और वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अपने को माइंड में रखना है। तो कोई भी एपी अगर है तो उसका एनवां पद अगर आपको निकालना है, उसको अपन टीएन से लिख सकते हैं, एएन से भी लिखते हैं। ठीक है ना, टीएन यानी nth टर्म। ठीक है, और ये आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 प्लस फिर छोटा कोष्टक है n माइनस 1 और फिर गुणा में d। ठीक है, या कोई चिन्ह से मतलब गुणा ही। और इसी में जीपी के अंदर अगर हम nवां पद निकालें तो वो आएगा दोस्तों a इंटू आर की पावर n माइनस 1। देखो ध्यान रखें, a गुणा में r की घात n माइनस 1 है। ठीक है ना, r की घात है n माइनस 1। कई बार ऐसा कर देते हैं अपन, a r की घात n और माइनस 1, ये गलत होता है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो a इंटू आर की घात n माइनस 1। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये एपी है। तो इस एपी का अगर हमें जैसे मान लो कि 20वां पद पूछ लिया कि भी इस एपी का 20वां पद क्या होगा, और इसमें पूछ लिया कि इस एपी का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, कितना भी पूछ सकता अपने से, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस एपी के लिए मैं इन सब आपके एपी के लिए मैं एनवां पद निकाल रहा हूँ, इसमें जीपी के लिए अपन एनवां पद निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें एन का मान क्या दे रखा 20, तो एपी का 20वां पद अपने को पूछ रहा है। तो यहाँ देखो ए का मान कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना है 3, डी यानी कि सार्वंतर, तो क्या बताया था, दूसरे में से पहले वाला घटाना है, यानी आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। कहीं से भी कर लो आप, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, कहीं से कर लो। ठीक है, तो आगे वाले में से पीछे वाला पद आपको माइनस करना है। तो 10 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और n का मान दोस्तों यह दे रखा है कितना, n तो क्या पदों की संख्या है। तो कौन सा पद पूछा, 20वां पद पूछा तो n का मान 20 हो जाएगा। 1000वां पद पूछा तो n का मान 1000 हो जाएगा। तो यहाँ n का मान कितना है 20। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि भी 20वां पद क्या होगा, इसका मतलब t20 पूछ रहा है अपने को, है ना। 20वां पद का मतलब ये हुआ, यहाँ 20वां पद पूछ रहा तो n का मान तो 20 हो गया, यानी पद टोटल कितने होंगे 20 होंगे, और t20 का मतलब हुआ कि 20वां पद। ठीक है, अब देखो
T20 निकाल रहे अपन, है ना, 20वां पद। तो ये अपना nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। इसमें सारी की सारी वैल्यू आप पुट कर दो। तो a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है 7। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 20 में से घटाया तो 19 बच गया और गुणा में 7, 3 प्लस और 19 को 7 से गुणा करोगे तो 19 संते 133, 133 और 3 को जोड़ोगे तो 136 आ गया। तो इस एपी का 20वां पद जो है वो कितना आएगा 136 आएगा। एपी का 20वां पद कितना हो गया 136 होगा। अभी तो बेसिक बातें चल रही हैं, थोड़े इसमें क्वेश्चन के स्टैंडर्ड है वो अपन हाई करेंगे और हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन तभी होंगे जब अपना बेसिक मजबूत होगा। तो पहले अपने को बेसिक सीखना है, ठीक है। अब इस एपी का 10वां पद सॉरी जीपी का, इस जीपी का अपने को 10वां पद लिखना है। ये जीपी है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां क्या हुआ 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 3 से गुणा किया 54, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां इसका और इसका अनुपात यानी 1:3, 1:3, 1:3 सभी का अनुपात समान है, ठीक है, या 3:1 भी कर सकते हैं। तो एक बार तो अपने को अनुपात देखना है, वो क्या आएगा, वो आर नहीं है, ठीक है, आर अपन निकालेंगे वो तो तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ अनुपात कह सकते हो इन 2 का अनुपात 1:3, इन 2 का अनुपात 1:3, इन 2 का अनुपात 1:3। तो सभी जगह अनुपात 1:3 है, इसका मतलब अनुपात सभी जगह समान है। तो ये क्या हो गई जीपी हो गई। अब देखो यहां पहले तो वैल्यू फाइंड आउट कितनी है, यानी ए आर और एन सबका मान देखो कितना है। ए का मान दिख रहा कितना है 2, ठीक है। आर का मान कैसे निकालना है, यानी दूसरे पद में पहले का भाग देना है। तो 6/2 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और फिर आपको एन का मान बताओ कितना होगा, तो पदों की संख्या 10वें पद की बात कर रहा ना, तो 10 पद है तो इसका मतलब एन का मान 10 हो गया। और एन 10वां पद मतलब T10 अपने को निकालना है। तो निकालो भाई T10 यानी T10, जो nवां पद ज्ञात है सूत्र ना, उसमें आप ये सारी सारी वैल्यू रख दो। तो a का मान कितना है 2 गुणा 3 और इसी घात कितनी है, n का मान 10 है माइनस 1, तो 2 गुणा 3 की घात 9, बस ये आंसर होगा। 3 की घात 9 बड़ी संख्या आएंगी, यानी यहाँ घात अगर बड़ी आएगी तो फिर आपको हल किया हुआ नहीं मिलेगा। छोटी घातों के लिए हल किया हुआ मिल सकता, 3-4 घात होती तो अपने को हल किया हुआ मिल जाता, लेकिन 9 घात है, बड़ी घात है तो संख्या बड़ी आएगी, तो शायद 270 न मिले, ठीक है। अब देखो ये था अपना कौन सा, कि कोई भी एपी अगर है जीपी है तो उसमें nth टर्म अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उस एपी का जीपी का 10वां पद 20वां पद 1000वां पद। एक और एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं एक बार, देखो एग्जाम्पल अपना ये है, एक एपी लिख रहा हूं मैं, एपी, और ये है 7 4 1 -2 -5 इस प्रकार से, ठीक है। आगे और चलेंगे। और एक मैं लिख रहा हूं जीपी, और ये है जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 2 -4 प्लस का 8 माइनस का 16 इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो ये तो अंतर बराबर है, देखो 7 और 4 का अंतर 3, 4 और 1 का अंतर 3, ठीक है ना। प्लस माइनस की बाद में बात कर लेंगे, अपने को तो अंतर देखना सभी जगह समान है, इसका मतलब ये पी है, ठीक है। इसमें देखो 2 और 4 का अनुपात 1:2, 4 और 8 का अनुपात 1:2, ठीक है। इसका मतलब ये भी प्लस और माइनस की बात बाद में देख लेंगे जब अपन अच्छे से समझ लेंगे इसको, ठीक है। 2-4% कर लेंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे। अब देखो अपने को इसमें कह रहा है कि आप इसका तो निकालो 15वां पद, 15वां पद, और कह रहा है कि आप इसका निकालो 9वां पद क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो भी nवां पद निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो मैं लिख रहा हूं। तो देखो
अपन ने पढ़ा था nवां पद निकालने का, nवां पद निकालने का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र अपन ने पढ़ा है। एपी के लिए nवां पद निकालने का सूत्र अपन ने पढ़ा है, और जीपी के लिए nवां पद निकालने का सूत्र अपन ने क्या पढ़ा है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये पढ़ा है। ठीक है, अब दोनों के अंदर देखो सारे जो ये a n d क्या है वो मान देखो कितना है। a का मान कितना है यहाँ, a का मतलब होता है AP का पहला पद, तो ये तो 7। d का मतलब कितना है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। ये ध्यान रखें आप, ये चीज़ विशेष करके माइंड में बिठा लें कि सार्वअंतर या सार्वअनुपात जब भी पूछे तो सार्वअंतर पूछे तो दूसरे में से पहले को घटाना है, सार्वअनुपात पूछे तो दूसरे में पहले का भाग देना है। ठीक है, डी और आर अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। तो ये आ गया -3। ठीक है, 4 में 7 हटाओगे तो माइनस का 3। और n कितना है, यहाँ पदों की संख्या कितनी बात कर रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है, 15वां पद पूछ रहा ना, तो n का मान हो गया 15। अब अपने को पूछ तो ये रहा है कि भाई आप T15 निकालो, यानी 15वां पद क्या होगा वो पूछा अपने को, है ना। तो देखो T15 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र तो यही है। रख दो सारी वैल्यू, a का मान 7 है, n का मान 15 है, -1, d का मान -3। रख दो भाई 7 और प्लस 15 में से घटाओगे तो 14 बच गए, गुणा में -3। ये ध्यान रखना यहाँ कैलकुलेशन में प्लस और माइनस गुणा होकर हमेशा माइनस आएगा। सरलीकरण पढ़ेंगे तब वहाँ और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा, और 14 को 3 से गुणा के 14 ये 42, माइनस के 42 और प्लस के 7 माइनस के 42, विपरीत चिन्ह संख्या घटेंगी तो 7 में से 42 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 35 बच जाएंगे। तो इस एपी का 15वां पद कितना आएगा, -35 आएगा। ठीक है, अब इस जीपी की बात करते हैं। तो जीपी के अंदर देखो क्या क्या है, ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान तो 2 हो गया। ठीक है, आर का मान कितना है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देना है, तो यह आ गया -2। ठीक है, और n का मान कितना है, यहाँ n 9वां पद पूछ रहा है तो n का मान हो गया 9, और T9 अपने को पूछ रहा है, 9वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो a का मान कितना है, रख दो इसमें, a का मान 2, r का मान कितना है -2, और n का मान 9 -1, तो 2 गुणा -2 की घात कितनी हो गई, 8। अब माइनस का हिसाब करना है। देखो माइनस वाली संख्या के ऊपर अगर घात सम हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर घात विषम हो तो माइनस आएगा। तो देखो यहाँ 8 है तो 8 तो सम है, तो -2 की घात सम है, इसका मतलब ये प्लस में आएगा। तो 2 गुणा 2 की घात कितनी होगी, 8। ठीक है, अब ये इसको ये लिख सकते हो कि 2 की घात 9 कर सकते हो, क्योंकि ये और ये दोनों गुणा में है, और इसकी घात 1 है, इसकी घात 8 है। तो 2 पद अगर गुणा में हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगे, तो 2 की घातें 9। एक तो आंसर ही हो गया। ठीक है, और एक आप 2 की घातें 9 मतलब 2 को आप 9 बार गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना एपी और जीपी के अंदर nवां पद निकालने का तरीका। अब देखो अगर मैं इसी में जैसे मान लीजिए कि एक तो ये एपी लिख रखी है और ये जीपी लिख रखी है। ठीक है, और मैं दोनों में अगर आपसे ये कहूं कि यहां तो देखो मैंने कह दिया कि भाई 15वां पद क्या है, इसमें कह दिया 9वां पद क्या है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ये कहूं कि इस एपी का और 15 पदों का योग कितना होगा, 15 पदों का योग, ये कोई एपी है और इसके 15 पदों का योग पूछ लिया, 15 पदों का योग। ठीक है, और इसमें पूछ लिया 9 पदों का योग। 10 कितने का पूछता है, 9 पदों का योग। ठीक है, तो अब 15 पदों का योग निकालेंगे तो देखो 5-4 पद होते हैं तो 5-4 पद अपन लिख लेते हैं, उनका जोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें तो देखो 15 पद लिखने पहले तो, और फिर उन सभी को जोड़ना है, तो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो फिर क्या करें,
तो देखो उसके लिए भी फिर अपने पास एक फॉर्मूले हैं दोनों के लिए, एपी के लिए भी सूत्र है और जीपी के लिए भी अपने पास एक सूत्र है कि कितने भी पद हों उन सभी पदों का अगर योग निकालना है तो उसके लिए दो सूत्र हैं, दोनों को अपने को याद रखना है। एपी के लिए जो सूत्र है वो क्या है, उसको अपना एसएन से लिखेंगे, ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, कि एन टर्म्स एन पदों का जो योग है वो कैसे निकाल लेंगे, एन बटे 2 फिर 2 बड़ा कोष्टक 2a फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। और इस जीपी के लिए जो होगा ना वो क्या होगा, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक तो ये है, ये तो कब है, जब आर का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है। और दूसरा ये भी आएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये कब आएगा, जब आर का मान 1 से छोटा हो, ठीक है। एक भी याद रख लो तो चल जाएगा काम। तो देखो यहां आर की घात एन और फिर -1 है, ठीक है ना, वहां एन में से एक घट रहा था, यहां आर की घात एन में से एक घट रहा है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं और इनसे अपन काम करेंगे। तो देखो ये एपी दे लिख रखी है और कह रहा है कि इस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करो और इस जीपी के 9 पदों का योग ज्ञात करो। चलो भाई, एपी के एन पदों का योगफल निकालने के लिए अपने सूत्र देख लिया, वो ये होता है, ये याद रखना अपने को, ठीक है। और जीपी के लिए एन पदों का योग ज्ञात करने सूत्र हो गया कि तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों अपने को याद रखने हैं, ठीक है। तो फिर क्या करें, अब इस एपी के एन पदों का योग अपन निकालेंगे, 15 पदों का योग अपन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ क्या क्या है अपने पास, एक तो क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, तो ये तो कितना हो गया, एपी का पहला पद 7 है ही, एक एन चाहिए, कितने पद है 15, और एक डी सार्वंतर कितने का, दूसरे में से पहला घटाओ तो 4 माइनस 7 यानी कि -3, और एस एन अपने को पूछा क्या होगा, मतलब 15 पदों का योग पूछा है, तो एस 15 है पूछा अपने को कि भी 15 पदों का योग क्या होगा। तो रख दो सारे वैल्यू, एस 15 और एन का मान कितना है 15 बटे 2 और 2 ए का मान है 7 प्लस एन की जगह 15 -1 और डी का मान कितना है -3, 15 बटे 2 और बड़ा कोष्टक 2 गुणा 7 यानी कि 14 प्लस ये कितना हुआ, 15 में से घटाओगे तो 14 बचेंगे, 14 को -3 से गुणा किया तो -42, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होगे माइनस आएगा, और 15 बटे 2 ये कितना आ जाएगा, 14 में से 42 घटाओगे तो -28 बच गए और 2 से कैंसिल हो जाएंगे 14, ये प्लस का है, ये माइनस का गुणा होगे तो माइनस आएगा, और 15 चौकी 60, 15 और 6 21 210 यानी माइनस का 210। तो इस एपी के 15 पदों का जो योग है वो कितना आएगा, -210 आएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जीपी में। तो देखो आर का ए का मान कितना है 2, आर का मान कितना है, दूसरे पद में पहले पद का भाग 2 -2, ठीक है। और एन अपने को दे रखा है 9, और ये क्या अभी -1 2 है वो 1 से छोटा, माइनस वाली संख्या वो 1 से छोटी होती है, इसका मतलब अपने को ये नीचे वाला फॉर्मूला काम मिल लेना। हालांकि ऊपर वाला काम मिल लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, नीचे वाला काम मिल लो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। एस 9 देखो एन की जगह 9 रख दिया, 9 पदों का योग, ठीक है। ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान है 2 और 1 माइनस आर का मान -2 और इसकी घात कितनी है एन का मान कितना है 9 बटे में 1 माइनस और फिर माइनस का 2, ठीक है। अब देखो कितना हुआ ये 2 और गुणा 1 माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या है, तो विषम है इसका मतलब माइनस आएगा, तो एक तो माइनस ये और एक ये माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, 2 की घात 9 बटे में 1 और प्लस माइनस और माइनस गुणा होंगे प्लस, माइनस गुणा होंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या जाएगा, ये 2 तो गुणा में है ही, ठीक है, ये गुणा में 2 अलग से, ठीक है, ये 2 अलग से गुणा में इनके,
ठीक है, ये पूरा एक अलग है। अब कितना हुआ ये 1 प्लस 2 की घात 9 तो ये हो गया, ठीक है, और बट्टे में कितना है 3। अब इसको हल करो ना, तो हल कर लो आप, यानी 2/3 और 1 प्लस 2 की घात 9, 2 की घात 9 को हल करो तो कर लो, यानी 2 को 9 बार गुणा कर लो, ठीक है, तो एक तो वो आ जाएगा, और यानी 2064 1024 2048 आएंगे, ठीक है ना, 2 की घात 9 2048, और फिर उसमें 1 जोड़ोगे तो 2049, और फिर उसको 2 से गुणा कर लो, ठीक है, और 3 का भाग जाए तो छोड़ दे दो, नहीं तो 3 इतना छोड़ दो। तो अगर बड़ी घातें आएंगे ना तो आंसर अपने को इसी रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास जीपी के n पदों का योगफल। तो आपको किसी भी प्रकार से एपी या जीपी मिल सकते हैं, और उसमें आपको ये कह सकता है कि इसका nवां पद याद करो या n पदों का योगफल याद करो, ठीक है। अब देखो अगर आपको एपी के अंदर, एपी में अगर आपको लास्ट पद दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कि तो ए दे रखा है और एक लास्ट पद यानी अंतिम पद दे रखा है एल, तो उस समय आप एपी के अंदर आपको पहला पद दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है और पदों की संख्या भी आपको दे रखी है, तो उस समय आप एसएन निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला ये भी काम में ले सकते हो, n/2 और a प्लस एल, ये भी काम में ले सकते हो, ठीक है, ये भी काम में आ जाएगा। तो ये कब काम में लेना है, जब आपको पहला पद और लास्ट पद और पदों की संख्या दे रखी हो तो, ठीक है। अब देखो एक बार जीपी जो उसको अपना यही रोकेंगे, ठीक है। जीपी और एपी की जो तुलनात्मक बातें थी वो अपन ने देख ली, दोनों के सूत्र हैं वो एक बार चलो मैं रिवाइज कर देता हूं। क्या देखा, एपी के लिए हमने n पद देखा, n पद देखा, वो क्या फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, और जीपी के लिए हमने n पद देखा Tn a इंटू आर की पावर n-1, और जीपी के लिए हमने n पदों का योग देखा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जीपी के लिए हमने n पदों का योग देखा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, या 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, वो r अगर 1 से छोटा है तो वो आ जाएगा, 1 से बड़ा तो ये आ जाएगा, ठीक है, r इज ग्रेटर देन 1। तो ये दो फॉर्मूले अपन ने देखे हैं दोनों के लिए। इसके लिए एक अगर लास्ट पद दे रखा हो तो हम एक और भी लिख रहे थे a प्लस एल, ये भी लिख रहे थे, ठीक है। तो 4 ही सूत्र हुए। तो आज ही क्लास में केवल 4 सूत्र देखे हैं और इन 4 सूत्रों पर आधारित अपने क्वेश्चन किए हैं, और आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे, ठीक है।